नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ थी जीके बुक वाइज सीरीज़, और इस सीरीज़ में सबसे पहले हम एनसीईआरटी सार संग्रह को कवर कर रहे थे। आधुनिक भारत को हम पढ़ रहे थे। आज हमारा ये इस सीरीज़ का 17वां पार्ट होगा और आधुनिक भारत के विविध प्रश्नों को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लगातार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आज के इस वीडियो में हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नारों को देखेंगे, उपाधियों को देखेंगे, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो लिखी गई, उनको हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक जो इस सीरीज़ के प्रीवियस 16 पार्ट हैं उनको नहीं देखा है, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत करी थी? तो देखिए, हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किसने करी थी? सही आंसर होगा हमारा और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी के लिए रोमन लिपि यहाँ पे लागू करने की वकालत करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। कौन से अधिवेशन में करी थी? तो देखिए, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन। यह अधिवेशन 1938 में हुआ। इसी अधिवेशन में पहली बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और यहीं पर रोमन लिपि को लागू करने की बात उन्होंने कही थी। ठीक है, यह जो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन है, ये एक और मायने में इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति उसका गठन होता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत की स्वतंत्रता के बाद किसने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो देखिए, जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया कि कांग्रेस, जिसका जो उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता था, वो कंप्लीट हो चुका है, अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। तो ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में कांग्रेस की क्या नीति थी? देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला तो अंग्रेजों ने कांग्रेस से मदद मांगी, लेकिन कांग्रेस की एक स्पष्ट नीति थी। वे मदद करने को तैयार थे, सहयोग देने को तैयार थे, लेकिन कांग्रेस ने कहा पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन, उसके बाद सहयोग। तो पूछा जा सकता है, आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, कांग्रेस की नीति क्या थी? पहले पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिले, उसके बाद ब्रिटेन का सहयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? विभाजन करो और छोड़ो, यह नारा मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? देखिए, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को लेकर हमने जब पूरी सीरीज को कवर किया तो हमने इनको लेकर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे सारे हमने कवर किए। एक बार जल्दी से उनका रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए थे। ठीक है, 1892 में ये ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे और ऐसा होने वाले ये प्रथम भारतीय थे। पूछा जाता है, इनकी एक प्रसिद्ध किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वो किसकी किताब है? दादा भाई नौरोजी की। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने पहले ये व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, इनके दो पत्र हैं, आपको याद रखने हैं इनके दो पत्र। एक पत्र का नाम था रास्त गोफ्तार। ठीक है, ये किसका पत्र है? ये पेपर में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। रास्त गोफ्तार किसका पत्र है? दादा भाई नौरोजी का। यह पत्र इन्होंने 1851 में निकाला था। ठीक है, और यह पत्र गुजराती में छपता था, पूछा जा सकता है। दादा भाई नौरोजी ने एक और पत्र निकाला, वो पत्र 1890 में निकला, उसका नाम था इंडिया। ठीक है, और वो पत्र अंग्रेजी में छपता था। ये दोनों पत्र बंबई से आते थे। तो इतनी सारी बातें आपको इनसे याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में शिवाजी और गणपति उत्सव की शुरुआत किसने करी थी? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव
इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव की शुरुआत 1895 में करी, जबकि गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 में करी। वर्ष इतने नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको ध्यान रखना है किसने शुरुआत करी, तो बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए, भारतीय अशांति का जनक जो है ये लोकमान्य तिलक को कहा जाता है। ठीक है, लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, इनको भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था, पूछा जा सकता है। तो एक अंग्रेज था वैलेंटाइन शिरोल। ठीक है, वैलेंटाइन शिरोल ने लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब ही असंगत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी किसने करी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, कंपनी के बारे में यह स्टेटमेंट मैकाले के द्वारा दिया गया था, वही मैकाले जिसने भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी थी। ठीक है, तो उसी मैकाले ने एक बयान दिया था कंपनी को लेकर के कि कंपनी एक असंगति है, लेकिन ये उस व्यवस्था का भाग है जहां पे सब कुछ असंगत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? देखिए, सन्यासी विद्रोह जो है ये आपके 1770 में आरंभ हुआ था। इसके बारे में हमने डिटेल में बात करी थी जब हमने प्रमुख आंदोलनों को पढ़ा था। वहां पे हमने देखा था कि जब 1770 का समय था, बंगाल के अंदर भीषण अकाल पड़ा, उसके बाद पूरे क्षेत्र में अराजकता फैल गई और उसके बाद सरकार ने जो तीर्थ यात्रा थी उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिससे जो सन्यासी थे उन्होंने वहां पे इसके खिलाफ आवाज उठाई और वही था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह को लेकर एक बात आपको और याद रखनी है, ये वही विद्रोह है जिसका उल्लेख आनंद मठ में देखने को मिलता है। क्वेश्चन बनता है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में है? आनंद मठ में। कौन है इसके रचयिता? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वो यहीं से लिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक और बात, हमने सन्यासी विद्रोह के आरंभ का तो देख लिया, क्वेश्चन बनता है इस विद्रोह का दमन किसने किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इसका दमन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? देखिए, गांधी जी का जब दांडी मार्च चला तो उस मार्च से प्रेरित होकर केरल के एक नेता थे के कलप्पन। इन्होंने केरल में भी एक मार्च निकाला गांधी जी के दांडी मार्च से प्रभावित होकर। अब के कलप्पन कौन थे? इनको लेकर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। पहली चीज, केरल के एक नेता हैं, गांधी जी से प्रभावित हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जब गांधी जी ने आगे चलकर व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया तो उसके तहत, उस आंदोलन के तहत, व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत गांधी जी ने केरल से जिसे पहला सत्याग्रही चुना वो के कलप्पन था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है गांधी जी ने केरल से पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही किसे चुना था? तो के कलप्पन को चुना था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत आप जानते हैं 6 अप्रैल 1930 को होती है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कब होती है? 6 अप्रैल 1930 से, जब गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और नमक कानून तोड़कर एक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। उसके बाद आता है 1931। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी जी को अनुमति मिलती है कांग्रेस से कि वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। तो जब वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने जाते हैं तो इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। लेकिन जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन फेल हो जाता है तो गांधी जी भारत आकर दोबारा से इस आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, गांधी जी ने इसको दोबारा से शुरू कर दिया था। अंतिम रूप से इसको खत्म कब किया गया? तो अप्रैल 1934 में इसको दोबारा खत्म किया गया और अंतिम रूप से खत्म किया गया। पहले गांधी जी ने इसको दिसंबर 1931 के करीब इसको खत्म कर दिया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद दोबारा शुरू किया। अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन अप्रैल 1934 में समाप्त हुआ।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ऑपरेशन पोलो किस देसी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था। देखिए ऑपरेशन पोलो जो है यह कौन सी देसी रियासत थी जिसको भारत में मिलाने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया। सही आंसर है हैदराबाद रियासत। देखिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कुछ रियासतें थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी, उन्हीं में से एक थी हैदराबाद रियासत। लेकिन जब देखा गया कि हैदराबाद रियासत भारत के बिल्कुल बीच में है तो इसके स्वतंत्र रहने का तो मतलब ही नहीं था, तो इसको काफी कहा गया भारत में सम्मिलित होने को, लेकिन जो यहाँ के नवाब थे वो नहीं हुए। अंततः सरकार के द्वारा सितंबर 1948 में एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन पोलो, जिसके माध्यम से हैदराबाद का भारत में विलय कराया गया। ठीक है, 5 दिन का ये ऑपरेशन था। 13 सितंबर को ये शुरू हुआ और 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत भारत में विलय हो गई थी। तो इंपॉर्टेंट है किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया, ऑपरेशन पोलो। चलिए नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए स्वतंत्र भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। सही आंसर होगा मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई स्वतंत्र भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। भारत के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई थे। ठीक है, सबसे ज्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति भी कौन है, मोरारजी देसाई। ये जब जनता पार्टी की सरकार आती है 1978 में, तब ये प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया उनकी रचना गीतांजलि के लिए। यह पुरस्कार इनको 1913 में दिया गया और यह पुरस्कार पाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर न सिर्फ भारत के बल्कि एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। तो यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। तो देखिए किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहते हैं। सही आंसर है ओडिशा का अकाल, जो कि 1866 में पड़ा और इसी अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है गुट निरपेक्षता नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। गुट निरपेक्षता नीति, इसका प्रतिपादन जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा किया गया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, पूछा जाता है इसके नेता कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अगला है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे। प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, इनकी जीवनी लिखी है फ्रैंक मॉरिस ने। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे। देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी थी, इसके राष्ट्रीय इतिहासकार, सरकारी इतिहासकार थे पट्टाभी सीतारमैया। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, इनको लेके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, भारत शासन अधिनियम को जो 1935 का अधिनियम था, इसे गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था। देखिए जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा जवाहरलाल नेहरू ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा, तो वो था हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब यहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति हैं और उनकी उपाधियां हैं और उपाधि देने वाले, उनको हम यहां पे बात करेंगे। काफी सारे प्रश्न यहां से बनते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो दोनों ने एक दूसरे को उपाधि दी थी, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं और यह उपाधि इनको सुभाष चंद्र बोस ने दी थी।
बदले में गांधी जी ने भी इनको एक उपाधि दी थी। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी सुभाष चंद्र बोस को एक उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। इतना ही नहीं, हिटलर जो कि जर्मनी का शासक था, इसने भी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं जो आपको पूछी जा सकती हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसको हम कर चुके हैं, गांधी जी को महात्मा की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो ये सरदार की उपाधि है, ये बारदौली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने दी थी, ठीक है। तो अगर आपको जब ये क्वेश्चन बनेगा तो ऑप्शन में या तो आपको बारदौली की महिलाएं देखने को मिलेंगी वहां पे, या फिर महात्मा गांधी का नाम आपको मिलेगा, ठीक है। तो दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। प्रॉपर दी किसने? गांधी जी ने, लेकिन किसकी तरफ से? बारदौली की महिलाओं की तरफ से। आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, ठीक है। और इसी सफल नेतृत्व के बाद यहां की महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि यहां पे महाराजा खेतड़ी के द्वारा दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? देखिए, राजेंद्र प्रसाद, इनको देश रत्न कहा था महात्मा गांधी ने। इसके अलावा इन्हीं को अजात शत्रु भी कहा था, ठीक है। महात्मा गांधी ने इन्हीं को अजात शत्रु भी कहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। आप सभी जानते हैं, जो राजा राम मोहन राय थे, इनको अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड भेजा था, जहां पे इनकी मृत्यु होती है। तो ये आपको पूछा जाता है, किस भारतीय नेता की या समाज सेवक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो वो थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। और किसने इनको राजा की उपाधि दी? पूछा गया है, अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि किसने दी थी? देखिए, हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तानसेन को कंठाभरण की उपाधि किसने दी थी? देखिए, तानसेन को कंठाभरण की उपाधि अकबर के द्वारा ही दी गई थी। यह भी आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो यह उपाधि गांधी जी को दो व्यक्तियों ने दी थी, विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मॉरिस। लेकिन फ्रैंक मॉरिस ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, विंस्टन चर्चिल ज़्यादा पॉपुलर था, आगे जाके ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना, इसीलिए इसी का नाम ज़्यादा पूछा जाता है। तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने और फ्रैंक मॉरिस ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कर मत दो का नारा किसने दिया था? देखिए, कर मत दो, यह नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। और यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब नारे और उनको देने वाले व्यक्तियों की हम यहां पे बात करेंगे, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे इनको, ठीक है। कर मत दो, यह नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, करो या मरो और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो आप सभी जानते हैं, यह नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। हालांकि कहा जाता है करो या मरो का जो नारा था वास्तविक रूप से यूसुफ मेहर अली ने दिया था, लेकिन उसको पॉपुलराइज किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अगर आपको पूछा जाए वास्तविक रूप से किसने दिया, तो यूसुफ मेहर अली ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। इसकी पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी कि सिंगापुर में इन्होंने ये नारा दिया था, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये सभी जानते हैं, जय जवान जय किसान का नारा यह लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ठीक है। चलिए
इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसने दिया था? तो यह नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। दोनों नारे पूछे जाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला है साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? साइमन गो बैक या साइमन वापस जाओ, ये नारा लाला लाजपत राय ने दिया। आप सभी जानते हैं जब साइमन कमीशन भारत आया, इसका विरोध हुआ, उसके बाद इनके ऊपर, लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां पड़ी, जिससे ये गंभीर घायल हुए और कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो यह नारा भी इन्हीं का माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आराम हराम है, ये नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने यह नारा दिया था। ठीक है, और आखिरी नारा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा किसने दिया? तो यह नारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो किताबें हैं और उनके राइटर हैं, वो हमको यहाँ पे अब कवर हमको करना है। ठीक है, राइटर्स और किताबें पूछी जाती हैं, आपको याद रखनी है। चलिए इनको अब शुरू करेंगे। पहली किताब है अनहैप्पी इंडिया, ये किसकी किताब है? तो ये किताब है लाला लाजपत राय की। ठीक है, तो पूछी जाती है अनहैप्पी इंडिया किसकी किताब है? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है गीता रहस्य, गीता रहस्य यह किताब बाल गंगाधर तिलक की है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बंदी जीवन, ये किसकी है? यह किताब सचिंद्र सन्याल की है, यह भी इंपॉर्टेंट है, इनको लेकर भी प्रश्न पेपर में बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला है इंडियन होम रूल या जिसे हम हिंद स्वराज भी कहते हैं, यह किताब महात्मा गांधी की है। इसके अलावा महात्मा गांधी की एक किताब और है, आप सभी जानते हैं, उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग या फिर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, तो ये किसकी किताब है? महात्मा गांधी की। चलिए अगला प्रश्न है हमारा इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड किसकी किताब है? तो इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी की किताब है। ठीक है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इनकी किताब है इंडिया डिवाइडेड। अगला है नेशन इन द मेकिंग, ये किसकी किताब है? तो नेशन इन द मेकिंग यह किताब सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। और जब हमने इनका टॉपिक कवर किया था सीरीज के अंदर, तो हमने देखा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी से काफी सारे प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, यह किताब किसकी है? तो पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया यह किताब भीमराव अंबेडकर की है, इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश, ये किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो हैं ये दयानंद सरस्वती की रचना है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया स्ट्रगल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया स्ट्रगल ये किसकी रचना है? तो इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की रचना है। ठीक है, अगली है जिसको हम इसकी बात कर चुके हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी किताब है? तो यह किताब दादा भाई नौरोजी की किताब है। ठीक है, अगली है इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी किताब है? तो इंडिया विंस फ्रीडम यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब है, पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है। अगला है हमारी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसकी किताब है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह किताब है जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, अगली है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये किताब इंपॉर्टेंट है, यह किताब दुर्गा दास की है। ठीक है, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर ये किसकी है? यह है दुर्गा दास की। अगली किताब है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, यह किताब किसकी है? तो द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस यह किताब विजय लक्ष्मी पंडित की है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइफ डिवाइन, ये किताब किसकी है? तो लाइफ डिवाइन यह किताब अरविंद घोष की है, पेपर में पूछी जाती है। नेक्स्ट है नील दर्पण, यह किताब किसकी है? तो नील दर्पण बेसिकली एक नाटक है जिसमें जो नील मजदूर थे, जो नील की खेती करते थे, उनकी कहानी को यहाँ पे दर्शाया गया है और इस नाटक के रचयिता हैं दीनबंधु मित्र, पूछा जाता है। अगला है हमारा हिंट्स फॉर सेफ कल्चर, ये किताब किसकी है? तो हिंट्स फॉर सेफ कल्चर ये किताब लाला हरदयाल की है, ये आपको पूछा जाता है। लाला हरदयाल जिन्होंने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना करी थी। ठीक है, तो इनकी किताब का नाम भी याद रखना है क्योंकि गदर पार्टी को लेकर कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला है
इंडियन फिलोसफी ये किताब किसकी है? तो इंडियन फिलोसफी जो है ये आपकी डॉक्टर राधाकृष्णन की ये किताब है, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की किताब है इंडियन फिलोसफी। अगला है इंडियन अनरेस्ट, ये किताब किसकी है? तो देखिए इंडियन अनरेस्ट यह किताब वैलेंटाइन शिरोल की है। ये वही शिरोल है जिसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी इंडिया अ नेशन, ये किताब किसकी है? तो यह किताब कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट की है, ठीक है। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कौन से अधिवेशन में करी थी, किस वर्ष करी थी, यह आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है। और कांग्रेस के अधिवेशन से ही एक और प्रश्न आपके लिए है। अभी हमने ऊपर बाल गंगाधर तिलक की बात करी, काफी सारे प्रश्नों को हमने उनसे देखा। एक क्वेश्चन आपने कमेंट करके बताना है जिसका आंसर बाल गंगाधर तिलक का जो प्रसिद्ध नारा था, जो स्वराज है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो यह नारा, यह स्टेटमेंट उन्होंने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में दिया और कब दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस किताब के लेखक कौन है? तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया यह किताब आर.सी. दत्त के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, आर.सी. दत्त वही व्यक्ति हैं जिन्होंने दादा भाई नौरोजी के साथ मिलकर भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, ठीक है। और आज का अंतिम किताब है हमारी द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, यह किताब किसकी है? तो यह किताब भीमराव अंबेडकर की है और यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर की किताब का नाम क्या है? द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म आपको पूछी जा सकती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी जो एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज है, उसका आज हमने पार्ट 17 देखा, जिसमें हमने आधुनिक भारत के विविध प्रश्नों को देखा, नारों को देखा, उपाधियों को देखा, किताबों को देखा। तो ये हमारा ये सीरीज में अगला 17 पार्ट था। अब हमारे इस सीरीज के केवल 2 पार्ट बचे हैं, एक है 18th पार्ट और एक है हमारा 19th पार्ट। एक पार्ट में हम जो प्रमुख युद्ध हैं उनको कवर करेंगे और एक पार्ट में जो आपके गवर्नर जनरल हैं, वॉइसरॉय हैं, उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो वहाँ पे आपको पूरा जो आधुनिक भारत है, इन 2 वीडियोस के बाद आपका पूरा मॉडर्न इंडिया कवर हो जाएगा। तो अगर आपको नहीं अभी तक ये सीरीज को अच्छे से फॉलो नहीं किया है, प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है, तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर ज़रूर करें। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कल भी मैंने कहा था नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं, कुछ भी हो आपको नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि जब एग्जाम का टाइम नज़दीक आता है कोई पीडीएफ काम नहीं आती, कोई चैनल काम नहीं आता, कोई किताब काम नहीं आती, आपके नोट्स काम आते हैं। तो नोट्स ज़रूर बनाएं, पीडीएफ से बनाने हैं, टेलीग्राम पे पीडीएफ है वहां से बनाएं, वीडियो से बनाने हैं, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे है, वीडियो से बनाएं, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स। और साथ ही एक सजेशन आपने और देना है, काफ़ी सारे फ्रेंड का कमेंट था, मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कमेंट करने को। काफ़ी फ्रेंड कह रहे हैं ज्योग्राफी इसके बाद शुरू की जाए, काफ़ी फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स के लिए कह रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।